हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने अपनी पिछली क्लास में रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ मेजर बेसिकली, उसका हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था। अब हमें उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, जो हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट करा था उसी पे हम फर्दर आगे कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। हमें बोला है रेट ऑफ चेंज बताना है एरिया ऑफ सर्कल में विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब एरिया में कितना चेंज आएगा, ठीक है, एरिया में कितना चेंज आएगा रेडियस में चेंज आने की वजह से। तो ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एरिया ऑफ सर्कल बी ए। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डी ए बाय डी आर चेंज। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r। अच्छा, यहाँ पे ये रेडियस में चेंज आने की वजह से एरिया में चेंज तो आ गया, ध्यान से समझना। रेडियस में चेंज आने की वजह से एरिया में जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली कितना है, वो है 2πr। ठीक है, लेकिन उसने मुझसे ये पूछा आगे क्वेश्चन में कि सबसे पहले उसने मुझे बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो बेसिकली क्वेश्चन यहां तक होता तो मेरा आंसर ये होता, लेकिन उसने मुझसे ये पूछा मुझे तब बताओ जब रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो मुझे ठीक है, मतलब खाली रेडियस में चेंज आने की वजह से जो एरिया ऑफ सर्कल में चेंज आ रहा है वो नहीं उसने, बल्कि उसके आगे भी क्वेश्चन डाल दिया कि वहां पे बताना है। ठीक है, कहां पे बताना है, वहां पे बताना है बेसिकली इसे जब आर कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो मैं कहा ठीक है, अगर मुझे इस केस में ये आंसर बताना है तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मगर सिंपल सी बात है, आर की जगह पे आप 5 डाल दीजिए तो इट विल बी 10 पाई। ठीक है, अब प्लीज ध्यान देना, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या था, रेडियस यानी कि सेंटीमीटर। तो बेसिकली दिस विल बी द फाइनल आंसर। दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। मगर ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, वो भी कब, जब आर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जैक्ट सिमिलर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो भी सबको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 3। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। ठीक है, एक स्टोन है जिसे ड्रॉप कर दिया है क्वाइट लेक। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे तालाब वगैरह होता है वो बिल्कुल शांत है। ठीक है, एकदम मतलब एक तरीके से रुका हुआ है, जैसे पानी जैसे आपका तालाब में भरा हुआ होता है, बिल्कुल शांत। ठीक है, कुछ भी हल्का सा भी उसमें, मैं कह रहा हूं जरा सा भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब सडनली उसमें अगर कोई पत्थर मारेगा तो उसमें क्या होगा, एकदम से चेंजेस आएंगे, वेव्स जनरेट होती हैं। मैंने कहा जैसे अगर समुद्र में, जैसे हम लोग ऐसे क्या करते थे, पत्थर फेंक के ऐसे मारते थे ना, तो उसके बाद क्या होता था, ऐसे ऐसे ना धीरे धीरे करके वेव जनरेट होने लग जाती थी, ऐसे ऐसे करके एग्जैक्ट लेक्स के अंदर, तालाब में। तो मगर ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं तो वो मुझे बताता है कि भाई ऐसा करने से जो सर्कल की जो अभी धीरे धीरे करके सर्कल क्या हो रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो बड़ा होता हुआ जा रहा है। इस सर्कल की जो वेव्स है वो बढ़ती चली जा रही है, लास्ट में आकर अल्टीमेट जब धीरे धीरे करके क्या होगा, लास्ट वेव आएगी वो खत्म हो जाता है। तो वो कहता है ये जो सर्कल की वेव्स है ना, जिस स्पीड से बढ़ रही हैं, ज्यादा समझना, जिस स्पीड से बढ़ रही हैं, बेसिकली अगर मैं समझने की कोशिश करूं, इस सर्कल की वेव्स अगर बढ़ रही है तो एक्चुअल में बढ़ क्या रहा है, रेडियस बढ़ रहा होगा भाई। पहले रेडियस ये था, फिर रेडियस ये हो गया, फिर रेडियस ये हो गया, फिर रेडियस ये हो गया, फिर रेडियस ये हो गया।
तो अल्टीमेट कहता है वेव्स के बढ़ने से रेडियस में चेंज आ रहा है, ठीक है। जो रेडियस में चेंज आ रहा है वो बेसिकली कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बेटा आप ध्यान समझना, dr बाय dt बेसिकली मुझे बताया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर मैं इसको कहना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो कहां पे भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही क्वांटिटी हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि वॉल्यूम में निकाल रहा था तो रेडियस पे भी निकाल सकता था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे भी निकाल सकता था। तो यहाँ पे जो वेव्स जो बढ़ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहे हैं कि 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर वेव्स बढ़ रही है, जिससे कि मेरा सर्कल बढ़ रहा है। तो ये मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है कि dr बाई dt कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो मुझसे वो पूछता है क्वेश्चन में एट इंस्टेंट, तुरंत अगर इसी टाइम पे मैं मान के चलो जब ये इंक्रीमेंट हो रहा है और रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है, समझना रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि भैया एरिया में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में जो चेंज है मतलब वो बेसिकली एरिया में बताना है। जैसे मैं कह सकता हूं एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है। यही मेरा चेंज है जो कि मुझे बताना है, जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मगर ठीक है, अगर मैं मुझे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है और वो पूछ रहा है एरिया इनक्लोज्ड चेंज, ठीक है, ये चेंज है इंक्रीजिंग। नेचुरल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं भैया वेव जनरेट करने से सर्कल की वेव्स बढ़ती चलेगी तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अगर एरिया बढ़ रहा होगा तो वो कैसे करना है अब ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो उन्होंने मुझे जो दे रखा था वो ये प्रोवाइड कर रखा था, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ए जो है वो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो मतलब ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब भाई मेरे को विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो नहीं बताना, मुझे तो टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है ना। तो मैं अगर यहां पे करता हूं डी बाय डी टी तो वो कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू में 2r। अब नेचुरल सी बात है इस रेडियस का भी तो मुझे बताना पड़ेगा। तो भाई मैं कह डी ए बाई डी टी और मुझे इस आर का भी लिखना पड़ेगा डी आर बाय डी टी, ठीक है जी। सो पाई 2r। अच्छा ये डी आर बाई डी टी ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था वो क्या था कि रेडियस में कितना चेंज आ रहा था, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां 4 लिख दीजिए, 8 पाई आर। अच्छा उसने मुझे ये बोला था कि ये वाला चेंज कब बताना है, ठीक है, जब रेडियस कितनी थी 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो दिस विल बी 8 पाई इंटू में 10 यानी कि हो जाएगा आपका 80 पाई और ऊपर क्या है एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या है टाइम यानी कि सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा एरिया इनक्लोजिंग। क्वेश्चन में क्या लिखना है तो मैं आंसर में लिख सकता हूं कि एरिया इनक्लोजिंग मतलब पढ़ रहा है एट द रेट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में मुझे बता रखा है कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है जी। तो बेटा क्वेश्चन में ही मुझे बता दिया कि जो लेंथ एक्स है बेसिकली लेंथ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर मिनट। बेटा ये नेचुरल सी बात है। अब जो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर नहीं, ये बेटा 3 सेंटीमीटर पर मिनट है और क्वेश्चन ने मुझे खुद ही बता दिया कि जो लेंथ है उससे एक्स लेना है। तो बेसिकली लेंथ में चेंज आ रहा है और मिनट बोल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टी,
कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। वन मोर थिंग, ये डिक्रीज हो रहा है तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। चलिए उसके बाद मुझे क्वेश्चन ने बताया है कि विथ इज इंक्रीजिंग। फिर मुझे क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन और दे दी कि जो विथ है, ठीक है, लेंथ यहां पे लिख लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में। तो विथ ऑफ रेक्टेंगल ये बेटा बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जो विथ है वो बेसिकली क्या है, वाई है, ये क्वेश्चन मुझे खुद बता रहा है। और जिस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो है इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो नो डाउट यहां से मुझे एक चीज और पता चली कि डी वाई बाई डी टी कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, ठीक है। तो मुझे यहां से दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दी हैं, स्टार्टिंग में ही बता दी हैं। फिर मुझे क्वेश्चन ने और चीज और बताई, एक इंफॉर्मेशन हिंट और दी है कि x अगर 10 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझना, x अगर 10 सेंटीमीटर है और y अगर 6 सेंटीमीटर है, x अगर 10 सेंटीमीटर है और y अगर 6 सेंटीमीटर है, तो मुझे क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है किस केस में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में। ये दो चीजें निकालनी है, ठीक है, ये निकालना है और ये निकालना है। क्वेश्चन ने मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी थी जो मैंने आपको बता दी है कि लेंथ जो है, जिसे क्वेश्चन खुद ही x मान रहा है, वो बता रहे डिक्रीज हो रही है, तो मैंने ये उसका मतलब ये समझा। विथ जो कि बढ़ रही है, जिसे y माना हुआ है क्वेश्चन, तो उसका मतलब ये निकला। फिर मुझे क्वेश्चन में एक चीज और बता रखी है कि x 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और y जो है अगर 6 सेंटीमीटर है, मतलब x जिसे उसने लेंथ ले रखा है और y जिसे उसने विथ ले रखा है। तो आपको, मुझे क्वेश्चन कहता है कि आप मुझे रेट ऑफ चेंज निकाल के दिखाइए किसमें, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, ठीक है, और एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बेटा जी, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते, लेट वही ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और वो चीज ऑलरेडी मुझे मेंशन थी, डी एक्स बाई डी टी क्या है मैं लिख दूंगा, डी वाई बाई डी टी क्या है, ठीक है, एक्स बी लेंथ बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड वाई बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सॉरी। तो चलिए बेटा जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेते हैं। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या ब्रेथ एक ही बात है, बी आर ई डी टी एच, जिसे आपने x लिया, ब्रेथ जिसे आपने y लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे ध्यान से देखना, डी ए बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है हमारे क्वेश्चन में, ऑलरेडी हमें मेंशन कर दिया है। तो इसमें देखो दो फंक्शन है x एंड y, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, x यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव, तो डी एक्स बाय डी टी, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, ठीक है। y एज इट इज प्लस का निशान, फिर x एज इट इज y का डी वाई बाय डी टी, ठीक है जी। चलिए यहां पे dx बाय dt क्या था, ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में मेंशन था, वो मुझे बता रखा था, आई थिंक आपका मुझे माइनस का 3 बता रखा था, ठीक है। देन y और x एंड देन डी वाई बाई डी टी जो कि मुझे 2 बता रखा था, ठीक है जी। वन मोर थिंग, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज और मेंशन कर रखी थी, क्या थी वो, ये कि x की वैल्यू 10 रहेगी और y की वैल्यू 6 रहेगी। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये चीज और मेंशन थी, तो मैं और वो और पुट कर देता हूं। तो -3 इंटू में 10, सॉरी 6 प्लस 10 इंटू में 2, दिस विल बी माइनस का 18 प्लस 20, तो आ जाएगा आपका 2, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2।
बेटा जी क्या था ये एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या था टी यानी कि टाइम, और टाइम में क्या मेंशन था मिनट्स, तो ये और आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो एरिया में चेंज आएगा वो बेसिकली क्या है 2 सेंटीमीटर्स पर मिनट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जो कि हमें पेरीमीटर और रेक्टेंगल के बारे में बताया गया था। चलिए अगेन यहीं पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे वो पी लिख लेते हैं। ठीक है, पी विद द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो ये पढ़ा कभी था मेंसुरेशन में, 10th क्लास में पढ़ा था, 10th के उससे पहले ही पढ़ा था, लेकिन यूज अब यहाँ पे हो रहा है। लेंथ एक्स थी, ब्रेथ वाई थी, डेरिवेटिव कर देते डी बाई डी टी। बेटा मैंने आपको बताया था कोई कांस्टेंट होता है इट इज एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स बाई डी टी, और वाई का डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, अलग अलग है। 2 डी एक्स कितना था माइनस का 3 और डी वाई कितना था 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। अब देखो पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर ही आएगा और टाइम है तो मिनट आएगा। तो बेसिकली पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, पेरीमीटर क्या आएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली डीपी बाई डी टी इज बेसिकली दिस। मुझे क्वेश्चन में यही मांगा था कि रेट ऑफ चेंज बताना था पेरीमीटर में विद रिस्पेक्ट टू टी और एरिया में, जो मैंने इसे पहले करके दिखा दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी, पेज नंबर है 195। चलिए कहता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो बढ़ रहा है, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो बढ़ रहा है, और मुझे खुद ही मेंशन कर दिया कैसे बढ़ रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि भैया एक्चुअल में डीवी बाई डी टी मुझे क्वेश्चन में बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है डीवी बाई डी टी मुझे बता दिया है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऐसे लिख सकता हूं, ये तो चीज मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है, और सेकंड है तो नो डाउट टाइम के बारे में, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है डेरिवेटिव। अब ये चीज मेंशन मुझे पूछता है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे बेटा वॉल्यूम में चेंज बता के मुझसे पूछता है कि भैया सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, वो भी कब, जब एज ऑफ क्यूब जो है 10 सेंटीमीटर है, व्हेन एन एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन में बताया गया, मगर ठीक है जी, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। मुझे ds बाई डी टी निकालना है, तो एक काम करते हैं, चलिए इसे भी रब कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं लेट कर लू x बी द लेंथ ऑफ क्यूब, जो क्यूब की लेंथ है, ठीक है, बेसिकली लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है, या फिर मैं साइड लेंथ ऑफ क्यूब कह लो या साइड ऑफ क्यूब कह लो, एक ही बात है, वन इज द सेम थिंग। ठीक है, एंड वही v बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, उसके बाद s बी द क्या सरफेस एरिया, स्टार्टिंग में मेंशन कर दो, ऑफ क्यूब। ठीक है, ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग में मेंशन कर दो ना तो ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, सेकेंड मोर थिंग, अब स्टार्टिंग एक्चुअल में कहां से करते हैं, तो देखो मुझे एक्चुअल में क्या बताया था, v मुझे डीवी बाई डी टी दे रखा था, तो मैं स्टार्टिंग पहले वहीं से करूंगा, जैसे समझना। मुझे क्वेश्चन में दो बातें बताई गई थी कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया से कंसर्न,
डीवी बाई डी टी मुझे ऑलरेडी बताया था, तो मैं सबसे पहले उसका यूटिलाइजेशन करूंगा। डी बाई डी टी तो मैं तब ला पाऊंगा जब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब, और साइड का बेसिकली एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। इसका अब हम डेरिवेटिव कर देते हैं, डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा 3x², ठीक है, और x का कितना हो जाएगा dx बाय dt, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा जी, इसमें ध्यान दीजिए, मुझे एक चीज और बताई थी, डीवी बाई डी टी ऑलरेडी मेंशन था, जो कि कितना था 9, ठीक है। तो 9 3x² dx बाय dt, ये मुझे नहीं बताया, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, ये बताया था ना, डीवी बाई डी टी कितना दे रखा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ये मेंशन था, तो उसकी जगह मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। देखो ये इससे कट जाएगा, तो अल्टीमेट dx बाई dt क्या निकल के आ जाएगा 3/x²। देखो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। अब मुझे क्वेश्चन में तो ये नहीं, मुझे तो क्वेश्चन में बोला था सरफेस एरिया में चेंज बताना है क्यूब के, वो भी तब जब एज ऑफ क्यूब कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो मगर ठीक है, सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला भी इसका क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। अब देखो कुछ बोला नहीं गया है ना, जब तक बेटा कुछ ना बोला है ना क्वेश्चन में सरफेस एरिया, तो हमेशा टोटली कंसीडर करना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आपका क्यूब का, जो कि आपने पढ़ा है, वो होता है 6x², मतलब 6 साइड स्क्वायर कर लो या 6x कर लो, बात है कि सो ds बाय dt, और फिर x का dx बाय dt, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा 12x। अच्छा dx बाय dt तो ऑलरेडी यहां से निकाल लिया था, 3x² पीछे से, तो उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इस x से ये कट जाएगा, ये आ गया 36/x ds बाय dt, मतलब सरफेस एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा ये इसमें भी मुझे उसने पूछ रहा था, ये भी कब बताना है, तब बताना है जब ये h कितना है 10 है, तो 36/10 विच इज बेसिकली 3.6 सरफेस एरिया विच इज कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम में ऑलरेडी क्या मेंशन है सेकंड्स, तो आप सेकंड मेंशन कर दीजिए, तो दिस विल बी योर आंसर। ये एक्चुअल में उसने आपसे मांगा था 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे s लिख दो, वही ठीक है सेकंड की बजाय, ठीक है। 3.6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन था आपका, सॉरी क्वेश्चन ही एग्जांपल नंबर 2 था। तो यहाँ पे मैंने बेटा 4 एग्जांपल्स कवर अप कर लिए, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4। नाउ आई एम मूविंग टू एग्जांपल नंबर 5। मैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज से नोट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 5 कहता है टोटल कॉस्ट इन रुपीज, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो कि मुझे रुपीज में एसोसिएट कर रखी है विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन एज दिस, ठीक है। उन्होंने मुझे एक्चुअल में, देखो मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट बताया था रेट ऑफ चेंज में, इससे पहले जब हमने आपको ये इसका इंट्रो दिया था, ये कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट बताया था कि टोटल कॉस्ट में खर्चा करने से, टोटल कॉस्ट में अगर मैं थोड़ा सा और खर्चा कर दूं तो नेट एडिशन टू द टोटल कॉस्ट इज बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब खर्चा करने से मेरे अगर इनपुट बढ़ता है, मतलब जो मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर बना रहा हूं, अगर वो बढ़ रही है, तो नो डाउट जब मैं उसे फ्यूचर बेचूंगा तो मेरा रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा नॉर्मल रेवेन्यू से, मतलब अगर मैं कहीं से टोटल रेवेन्यू आता है वो एक्चुअल इन टर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगा। तो फिलहाल तो मुझे अभी कॉस्ट फंक्शन की बात करी गई है, जो कि मुझे क्वेश्चन ने बता दिया है CX, ठीक है, CX करके मेंशन कर दिया है, जो कि है आपका 0.005 x क्यूब माइनस में 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है। एंड x जो है और नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। कहता है मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो CX है बेसिकली ये टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो मैंने आपको बताया था, और मुझसे जो क्वेश्चन में मांग रहा है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, क्या मांग रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। ये बताया था ना, टोटल कॉस्ट ये तो इन शॉर्ट क्या है, ये टोटल कॉस्ट ही तो है मेरी, और मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो करना क्या, ये लो जी, निकाल दो मार्जिनल कॉस्ट। क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कितना दे रखा है, ये है 0.005 एक्स क्यूब, माइनस में 0.02 एक्स स्क्वायर, प्लस में 30x, प्लस में 5000। मैं कहा ये लो जी, फटाफट हिसाब लगा दो। नेक्स्ट स्टेप आपका ये जो कॉस्ट निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 0.005 इंटू में 3x स्क्वायर, माइनस में 0.02 इंटू में 2x, प्लस 31, और यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए 0 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, ये मार्जिनल कॉस्ट में चेंज तो आ गया, पर मुझे ये कब बताना है, ये तब बताना है जब x की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये क्वेश्चन में मुझसे उसने पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है जब 3 यूनिट प्रोड्यूस करी जा रही है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। क्या बताया था, जहां जहां पे आपका 3 है वहां पे आप इसे पुट कर दीजिए, 3 वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो चलिए जी, ये क्वेश्चन मैंने मुझसे एक्चुअली पूछा हुआ था कि मार्जिनल कॉस्ट तब निकालनी है जब आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिकली कितनी है, 3 है जो कि प्रोड्यूस हो रही है। तो वो ठीक है, कितना खर्चा आएगा इन्हें बनाने में, कितना खर्चा आएगा इन्हें बनाने में, तो ठीक है, ये आपका आ जाएगा, देखिए 0.005, ये आ जाएगा 3 इंटू में 9, माइनस में कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ प्लस का 30 आना था, ये हो जाएगा 0.02 इंटू में 6, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस 30, इधर से 0.005, ठीक है, और ये आपका ये दोनों मिलके 27 हो गया, माइनस में, और ये आपका हो जाएगा 0.2 इंटू में 6, ठीक है, बेसिकली 30। फाइनल इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा दिस विल बी 0.135, माइनस में what will be the net cost, so the marginal cost coming over here is 30.015. दिस इज एक्चुअल द मार्जिनल कॉस्ट। ये वो मार्जिनल कॉस्ट है बेटा जी जो आपकी बनेगी जब आप 3 यूनिट्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, दिस इज अप्रोक्सीमेट, नियरली, बेसिकली नियरली कह लो या अप्रोक्सीमेट कह लो। ठीक है, तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअल जो आपको निकालनी थी जब 3 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपका लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। ये बेटा आपका एग्जांपल नंबर 6 है, कहता है टोटल रेवेन्यू जो कि रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट होगा, उन्होंने उस यूनिट्स को क्या करा है, बेचा है, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है वो बेसिकली एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो उसका रेवेन्यू फंक्शन है यानी कि टोटल रेवेन्यू जिसे वो आर एक्स कहता है, मैंने आपको बताया था, हमने उसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में। ये हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 ये हमें रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है। अगेन मुझे मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहा है, नो डाउट। अगर कुछ खर्चा करके मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ खर्चा करके मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मुझे वो निकालना है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स। रेवेन्यू फंक्शन लिख देंगे, और ये आपका क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5। चलिए 3 2x
36 1 कांस्टेंट का 0 6 प्लस में 36। अच्छा बेटा उसने वो बोला है मार्जिनल रेवेन्यू तब निकालना है, MR मतलब तब निकालना है जब नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिकली जो बेची जा रही है वो कितनी है, 5 है। तो ठीक है, एट इंस्टेंट निकालना है ना, तो 6 इंटू में 5 प्लस 36, दिस मीन्स 30 प्लस 36 विच इन टर्न 66 रुपीज। तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू जो एक्चुअल में कितना है 66 रुपीज का है, ठीक है, इसलिए मैंने रुपीज का निशान लगा दिया है। चलिए, तो हेयर हमारे यहाँ पे सारे एग्जांपल्स कवर अप हो गए। अब एक्सरसाइज के हमारे अराउंड 17-18 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी हमारे कॉन्सेप्ट हो गए और एग्जांपल्स हो गए, बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।